अदालतों में केस रोजाना डिसाइड होते हैं, रोजाना लोग बरी होते हैं और रोज ही सजाएं भी होती हैं। लेकिन कुछ सजाएं अपने पीछे घाव छोड़ जाती हैं कि यदि वकील साहब यह एक सवाल और पूछ लेते तो मेरी ये वाली सजा ना होती। उधर वकील साहब इसलिए नहीं पूछ सके कि उनको खुद पता नहीं था कि इस एक और सवाल से पूरा का पूरा केस इधर का उधर हो जाएगा। जज साहब भी खुमारी में थे। वकील साहब ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया तो मैं क्यों अपने आराम में खलल डालूं, और इस गफलत से किसी का पूरा घर उजड़ गया। बेचारे आरोपी का अब कोई आसरा किसी के ऊपर बाकी नहीं बचा। अब आखिर में उसने इंडियन लीगल सिस्टम से कहा है कि अब आप हमारी अपील को दाखिल करवा दें। वही हम अपना क्रॉस नहीं दिखाएंगे कि हम होते तो हम क्या क्रॉस करते। हम तो आपको वह पॉइंट दिखाएंगे कि वकील साहब उस केवल एक सवाल को यदि पूछ लेते तो आरोपी मर्डर के केस से उम्र कैद ना भुगतने को मजबूर होता। अब अपील तो होगी, लेकिन क्रॉस में पूछा गया वह सवाल कभी भी रिकॉर्ड पर नहीं होगा, उस सवाल का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं होगा, और इस जवाब से कोर्ट को जो प्रिजम्पशन करनी पड़ती वह प्रिजम्पशन भी कभी रिकॉर्ड पर नहीं होगी। आरोपी अब बेसहारा इन अपीलों के चक्कर काटेगा। इस सवाल के ना होने से अपील की धार बहुत कमजोर हो जाएगी। हाई कोर्ट में बैठे हुए जज साहब की दया पर ही अब सब कुछ निर्भर करेगा। शैलेश की पत्नी ममता अपने बच्चे को सुबह स्कूल की वैन में बैठाकर घर आई थी तो पड़ोसी नरेश और उसकी पत्नी जसोदा लड़ने लगे कि हमसे जो आपने जो पहले 50,000 रुपए लिए थे उनको क्यों नहीं लौटाती हो। नरेश और जसोदा अपने लड़के के साथ ममता के घर में घुस गए। नरेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जसोदा के हाथ में डंडा था। उनका लड़का कृष्ण लाते व ठोकर मार रहा था। नरेश ने शैलेश के सिर में, हाथों पर सब जगह वार किए और उसको गंभीर चोटें पहुंचाई। शैलेश का इलाज हुआ और इलाज के दौरान ही शैलेश की मृत्यु हो गई, लेकिन ममता बच गई। स्थानीय सेशंस कोर्ट में केस चला, गवाहों ने बयान दिए, वकीलों ने क्रॉस किए। आप जानते ही हैं कि झगड़े वगैरह के मामले में जो चोटिल गवाह होता है उसकी गवाही की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। इसलिए यहां पर इस केस में ये जो ममता नाम की गवाह थी, जो मृतक की पत्नी भी थी और इस झगड़े में चोटिल भी हुई थी, उसके पति को चोट मारी गई थी और उसी गुत्थम गुत्था में उसके पति शैलेश का सिर भी फट गया था। उस चोट के कारण ही कुछ दिन बाद अस्पताल में शैलेश की मृत्यु भी हो गई थी। और यह सारा वाकया ममता ने अपनी आंखों से देखा था, उस लड़ाई में भाग लिया था, चोटें भी खाई थी, इसलिए उसकी गवाही इस केस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई। उसने यह भी कोर्ट में बताया था कि क्या क्या हथियार थे और कैसे कैसे चोटें मारी गई थी। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जानें, उसका भविष्य और उसका समाधान जानें, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जानें। जब इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो तभी पता चला कि नरेश और जसोदा के साथ उनके लड़के कृष्ण पर भी हमला करने का आरोप था। कहा गया था कि उसने अपने लातों और ठोकरों से मृतक को मारा था। शिकायत में और बयानों में चोटिल गवाह ममता ने बताया था कि नरेश कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, जसोदा डंडे से मार रही थी और कृष्ण लातों व ठोकरों से मार रहा था। पुलिस ने जब सब लोगों की मोबाइल लोकेशन की जांच का पता किया तो यह पता चला कि कृष्ण तो कई वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहा है बल्कि सिरसा में रह रहा है और घटना वाले दिन भी वह दिल्ली में मौजूद नहीं था बल्कि वहां से कई सौ किलोमीटर दूर सिरसा में था। पुलिस आईओ ने जांच के दौरान ये सब तथ्य इकट्ठा करके कृष्ण को निरपराध पाया, उसको छोड़ दिया, अर्थात उसको चार्जशीट नहीं किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब जजों को जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको कुछ सूत्र सिखाए जाते हैं
ये सूत्र इसलिए होते हैं कि झूठे केसेस को सच्चे केसेस से कैसे अलग पहचाने, कैसे पहचाने कि यह वाला केस झूठा हो सकता है। उनमें क्या क्या अंतर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिखाई देते हैं, उनको जांचने का सूत्र भी जजों को जुडिशियल ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। झूठे केसेस में सबसे बड़ा प्रकार फॉल्स इंप्लीकेशन का होता है। फॉल्स इंप्लीकेशन वाले केसेस वे होते हैं जिनमें घटना का कारण और उसकी डिटेल्स कुछ अलग तरह की होती है, लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष वास्तविक आरोपी को तो छोड़ देता है, उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले देता है, जिससे उसकी या तो पुरानी दुश्मनी चल रही होती है या कोई और रंजिश होती है। घटना के निशान मौजूद होते हैं, घटना स्थल पर सारी चीजें मिलेंगी, लड़ाई का निशान मिलेगा, डंडा मिलेगा, जूता मिलेगा, हर चीज मिलेगी, लेकिन आरोपी का नाम बदल दिया गया होता है। अब किसी अनजान व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया होता है। भारत में ऐसे केसेस बहुतायत में मिलते हैं, तो यहां पर जज साहब भी अपनी ट्रेनिंग के आधार पर यह संकेत तो पा ही चुके थे कि इस केस में फॉल्स इंप्लीकेशन की संभावना हो सकती है। कृष्ण मौजूद नहीं था, लेकिन कृष्ण का नाम आया हुआ था, तो उन्हें इस केस के प्रति सचेत हो जाना चाहिए था, जो वे नहीं हुए। पता नहीं किन कारणों से जज साहब ने इस पक्ष पर शुरू से अंत तक कोई ध्यान नहीं दिया। हर एक जुडिशियल ऑफिसर को ट्रेनिंग देने में सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है, वो इस देश की जनता के टैक्सेस से आता है, लेकिन उस ट्रेनिंग में जो सीखा उसको अपनी अदालत की कार्रवाई में उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। उनका लिखा हुआ जजमेंट हमारे सामने है, लेकिन मजाल कि कोई पूछ ले कि साहब आपने इतनी मेहनत से जो आपको सिखाया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, वह सब कुछ कूड़े में क्यों फेंक दिया गया। खैर, कोर्ट में देखिए तो गवाही शुरू हो चुकी थी। मृतक की पत्नी ने अपनी गवाही दे दी थी और नरेश के हाथ में कुल्हाड़ी और ममता के हाथ में डंडे की बात को पुष्ट कर दिया था। आप हम इंडियन लीगल सिस्टम वालों को तो जानते ही हैं, जब अपने क्लाइंट्स का क्रॉस तैयार करते हैं तो मौका को, स्पॉट ऑफ अकरेंस को हम लेंस लगाकर देखते हैं, एक एक बाल को, कंकर पत्थर को, हर चीज को देखते हैं। एक चीज भी इधर से उधर हो गई तो हम उस पर सवाल करते हैं। यहां इस केस में एक बड़ी गड़बड़ी थी, आप भी उसको पकड़ लेते। कुल्हाड़ी के वार करके एक आदमी का सर तोड़ने का आरोप है। पीएम रिपोर्ट में कपाल की हड्डी में बड़े बड़े सुराख होने की बात बताई गई है, लेकिन पूरे मौके पर क्या मजाल कि पुलिस आईओ को एक टपका खून भी नजर आया हो। क्या ऐसा संभव है? ऐसी गंभीर कमी देखकर क्या एक आरोपी के रूप में या एक एडवोकेट के रूप में या एक जज के रूप में आपका खून उबाल नहीं मारता कि इस घायल को कहीं किसी और जगह मारकर, चोट पहुंचाकर यहां डाल दिया गया है। अगर इसको यहीं मारा गया होता तो मौका पर खून मिलता और खून आलूदा मिट्टी मिलती। पुलिस आईओ उसको जब्ती पत्रक के द्वारा उठाकर सीलबंद करता, कोर्ट के सामने पेश करता, लेकिन ऐसा तो यहां कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपको अंदाजा है कि वकील साहब ने यह सवाल गवाह से क्यों नहीं पूछा होगा कि इतना सब हुआ तो खून क्यों नहीं गिरा? उसके कपड़े, आसपास खड़े लोगों के कपड़े, इन पर भी खून के छींटे आने चाहिए थे, तो वो क्यों नहीं आए? फिर क्या आपको अंदाजा है कि जज साहब के दिमाग में यह सवाल क्यों नहीं आया होगा कि इतना खून खराबा मौका पर हुआ, लेकिन कहीं एक बूंद खून जमीन पर नहीं गिरा? हमें तो लगता है कि बहुत अगंभीर लोगों के हाथ में आरोपियों की जिंदगी और मौत का फैसला करने की ताकत दे दी गई है। ये लोग सुपात्र नहीं है, न्याय के नाम पर आरोपियों को सूली दी जा रही है। और अब हम आपको वह अंतिम पॉइंट बताते हैं जिस एक पॉइंट से यह पूरा का पूरा केस इधर से उधर हो जाता। इसको सुनकर खुद को संभाल लीजिएगा, कहीं आपको गश ना आ जाए। आरोप है कि आरोपियों ने कुल्हाड़ी और डंडे से पीट पीट कर मृतक का सिर फोड़ दिया और उसकी हत्या कर दी। और हमने बताया कि मौका पर मरने वाले का एक बूंद खून तक भी गिरा हुआ नहीं मिला, खून आलूदा मिट्टी नहीं मिली। वकील जज की जोड़ी ने इस पर गौर नहीं फरमाया और आखिर में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। पूरा ट्रायल हुआ, चोटिल गवाह, चश्मदीद गवाह, सादे गवाह, पीएम रिपोर्ट का डॉक्टर, पुलिस आईओ, सब आए, सबका क्रॉस हुआ, लेकिन वकील साहब ने सबसे केंद्रीय सवाल तो उनसे पूछा ही नहीं। किसी गवाह से यह जवाब नहीं मांगा कि यदि मृतक की हत्या कुल्हाड़ी व डंडा मारकर की गई थी तो उन हथियारों से मृतक का सिर फोड़ दिया गया था, तो वह कुल्हाड़ी कहाँ है,
वह डंडा कहाँ है। पूरे केस में वह कुल्हाड़ी और डंडा जांच के दौरान किसी को दिखाई नहीं दिए। जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ना तो वह कुल्हाड़ी वहां मिली और ना वह डंडा वहां मिला। जो कुल्हाड़ी कभी बरामद नहीं हुई, जिसका कोई स्केच कभी पुलिस आईओ ने नहीं बनाया, जिसे हत्या के वेपन को कोर्ट ने कभी नहीं देखा, उसके इस्तेमाल से हत्या करने के आरोप में आरोपी को उम्र कैद की सजा दे दी गई। हमें अभी भी लगता है कि यदि वकील साहब क्रॉस में एक बार यह पूछ लेते कि यह बात तो सही है ना कि पुलिस आईओ कोई कुल्हाड़ी कभी बरामद नहीं कर सका, क्योंकि ऐसी कोई कुल्हाड़ी थी ही नहीं जिसके वार से मृतक पर आरोपी ने वार किया हो। सारा केस तहस नहस हो जाता, आरोपी बरी होता और एक जिंदगी बच जाती, एक घर उजड़ने से बच जाता। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।